एपिसोड 4 आयुष की खुशी बटा कियारा का बदला रवैया। अब आगे। कियारा ने जैसे ही ममता जी का प्यार भरा स्पर्श अपने माथे पर महसूस किया, एकदम से उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसे कभी भी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। पहले जिंदगी में तो उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी, जिस वजह से उसने जाना ही नहीं माँ प्यार होता क्या है। और उसके लालची बाप ने उसकी जिंदगी जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऊपर हर रोज उसके नए नए ड्रामे, और आखिर में उसने अपने लालच के चलते अपनी बेटी को चंद पैसों के लिए बेच दिया, और आखिरकार उसने अपने लालची बाप के चलते मौत को गले लगा लिया। और इस जन्म में नोवेल के हिसाब से उसे लगा था शायद ही कोई उसे प्यार करेगा, लेकिन ममता जी का रवैया देख उसे पता चला कि कियारा को भी कोई प्यार करता था। अब ये अलग बात है कि कियारा ने अपनी बेवकूफ़ी और अपने सो कॉल्ड प्यार और दोस्त मेनका और अद्विक की वजह से ममता जी का प्यार दिखा नहीं होगा, और ना ही नावेल की राइटर ने कभी ममता जी के रवैये के बारे में जिक्र किया था। शायद उसका मेन एम कियारा की जिंदगी बर्बाद करना था। खैर, कियारा खुद को संभालते हुए ममता जी के आंसू पोंछते हुए बोली, कियारा क्या हुआ मम्मा, मेरे किसी बात से आप हर्ट हो गई क्या? अगर ऐसा है तो सॉरी, लेकिन प्लीज रोइए मत। ममता जी नहीं बेटा, वो बस आंखों में कुछ चला गया था। वैसे तो हमें नहीं लगता कि आपने अपने टहलने के चक्कर में कुछ खाया भी होगा। कियारा नो मम्मा, बाहर जाकर घूमने में इतना खो गई कि खाने का याद ही नहीं आया। अभी मेरे पेट में मेरे नन्हे मुन्ने हाथी हड़ताल पर उतर आए हैं। भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी, खाना दो, खाना दो, ऐसा कह कह कर चिल्ला रहे हैं। ममता जी, अच्छा बच्चू, कल से अगर खाने के वक्त लेट किया ना तो बहुत पिटाई होगी। आओ पायल बेटा, तुम भी खा लो। कियारा की बात सुनकर ममता जी उसके कानों को मरोड़ते हुए बोली, जिसे सुनकर कियारा ने अपने दांत दिखा दिए। कुछ देर बाद खाना पीना होने के बाद सब सोने चले गए। आज का दिन तो बीत गया, कल से अब कियारा उर्फ अवनी की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। सुबह के 6 बजे कियारा की नींद खुली। वो जल्दी से उठी, 80 के स्पीड में बाथरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद फ्रेश होकर टॉवल लपेट बाथरूम से बाहर निकली। उसने वाइट टी शर्ट नीचे ब्लैक स्क्रैच पैंट पहना हुआ था। कुछ देर बाद अपने लंबे बालों की पोनीटेल बनाकर उसने बैग पैक तैयार किया। वैसे भी उसे दूसरा बैंक अकाउंट खुलवाना था। कियारा ने सोचा था वो अपना पुराना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर नई सिम लेगी और नया अकाउंट बनाएगी, जिसके लिए उसने एक बार पूरा मोबाइल चेक किया, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद सब कुछ फॉर्मेट मार कर उसने सिम निकाल दिया। फिर अपना बैग टांग वो फोन लेकर नीचे चली गई। नीचे पहुंचने पर ममता जी की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे नाश्ता करने के लिए आवाज लगाई, जिसे सुन कियारा डाइनिंग एरिया के तरफ चली गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कियारा की दादी भावना धनराज, दादा मुकेश धनराज, जो कियारा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कियारा कभी उसे देख ही नहीं पाई। शायद उसके नसीब में किसी का प्यार ही नहीं था। उसके पापा प्रकाश धनराज अपने चेहरे पर सीरियसनेस लिए बैठे हुए थे। कियारा के भाई आदित्य धनराज, उम्र 26 साल। दूसरा भाई जो कियारा का सौतेला भाई था, ममता जी का छोटा बेटा, साथ ही घर में सबसे छोटा था। आयुष धनराज, उम्र 18 साल। स्वभाव से चुलबुला, कियारा के डांटने के बावजूद उसके आगे पीछे नाचते रहते हैं। अब आते नैना धनराज पर, तो ये उम्र में कियारा से 1 साल बड़ी है। इनकी उम्र 22 साल है और कियारा की 20 साल। दिखने में नैना भी काफी खूबसूरत है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। छोटी छोटी बातों पर डरने वाली कियारा की मोम के डेथ के बाद उसके पापा ने अपनी मां भावना धनराज के कहने पर ममता जी से शादी कर लिया। उस वक्त वो एक विधवा थी। जिसके बाद आदित्य थोड़ा समझदार था, लेकिन कियारा काफी जिद्दी थी और अपनी मां से बाहर प्यार करने वाली। जब उसने अपनी मां की जगह किसी और को लेता देखा तो उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बात तो तब और बिगड़ गई जब ममता जी प्रेग्नेंट हो गई।
और यही वजह थी कि कियारा आयुष को पसंद नहीं करती थी और वो बचपन से ज्यादातर उसके साथ रहना पसंद करता था। हालांकि ममता जी ने अपने बच्चों के बीच कभी भेदभाव नहीं किया था, सबको बराबर का प्यार दिया, लेकिन कियारा ने कभी उस पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। खैर, वहां जाते ही दादाजी ने क्यू को अपने पास बुला लिया, जिसके बाद कियारा ने उनके और ममता जी पैर छू लिए, क्योंकि आज उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उसे लेट भी हो रहा था। उसने एक पराठा उठाया और उसे रोल कर, मम्मा दादू मेरा आज लेट हो गया है तो मैं जा रही, बाकी नाश्ते की बात तो वो मैंने ले लिया, देखिए बाय बाय कहते हुए बाकी लोगों को सदमे में छोड़ कियारा बाहर की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से आयुष भी अपना बैग लेकर भागते हुए आया। आयुष दीदू, मुझे भी मेरे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए, वैसे भी वो आपके कॉलेज से पहले आता है। आयुष के कहते ही बाकी सब ने अपना सर पिट लिया। अब सबको इंतजार था कियारा के भड़कने का, लेकिन जब काफी देर बाद कोई आवाज नहीं आई तो सबने दरवाजे की तरफ देखा, जहां कियारा बाइक लेकर खड़ी थी। कियारा जल्दी आओ, मेरा पहले ही लेट हो गया है, कम फास्ट बेबी बियर। कियारा आयुष को नया नाम देते हुए बोली, जिसे सुनकर तो आयुष की खुशी सातवें आसमान पर थी। वो कूदते हुए जाकर कियारा के पीछे बैठ गया। लेकिन आज सब सदमे में थे कियारा का बदला रवैया देखकर। हालांकि ममता जी और दादाजी बहुत खुश थे उसका ये नया रूप देखकर। कुछ देर बाद आयुष के उसके स्कूल छोड़ने के बाद कियारा ने उसे एक पेन दिया जो उसने कल लिया था। वो पेन एक एक्सपेंसिव वुडन बॉक्स में रखा हुआ था। ब्रांडेड अरोरा अफ्रीका लिमिटेड एडिशन का वो पेन आयुष का फेवरेट पेन था, जिसे उसकी बहन ने दिया था। अभी वो अपनी दूसरी खुशी से निकला नहीं था कि तभी कियारा ने उस पर एक और बम फोड़ते हुए एक हेडबैंड ब्लूटूथ पकड़ा दिया, जिसके ऊपर कैट के ईयर्स लगे हुए थे और कानों के पास लगाने वाला काफी फ्लफी था और ब्लैक रंग में वो बहुत ज्यादा क्यूट और एस्थेटिक दिख रहा था। खैर, कियारा ने उसका सिर सहलाया और बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ गई। वहीं आयुष के दोस्तों ने कियारा के जाते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया और क्यू के बारे में पूछने लगे। अब बारी थी आयुष की शो ऑफ करने का। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल अब देखते हैं कैसे जाता है। कियारा का फर्स्ट डे इन कॉलेज नॉर्मल या होगा कोई बड़ा स्याप्पा, तो मेरे पाठक गण अपनी कुर्सी की पेटी जोर से बांध लेना, आगे बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे कहानी अपने लाइन पर आने लगेगी। एपिसोड 5, कॉलेज का पहला दिन, ब्लैक ईगल गैंग। अब आगे। कुछ देर बाद कियारा कॉलेज पहुंच गई। उसने कॉलेज को देखा और एक गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। उसने अंदर अपनी बाइक पार्क की और बैग लेकर एंट्रेंस से अंदर जाने लगी। उसके दिमाग में मेनका चल रही थी, अगर वो चुड़ैल उसके सामने आ गई तो कहीं वो उसका मुंह ना तोड़ दे। वैसे भी नोवेल पढ़कर ही उसका खून खौलता, उसका मन मेनका को पटक पटक कर मारने का करता था और यहाँ तो अब वो खुद थी। लेकिन कुछ भी हो, अगर उस मेनका ने कुछ किया तो वो पक्का उसका मुंह तोड़ देगी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई, हे बेबी, कहाँ जा रही हो? कियारा के कानों में जैसे ही ये वाहियात आवाज गई, वो गहरी सांस लेकर पीछे देखने लगी। वो कैसे भूल सकती थी इन चिंदियों को। ये ब्लैक ईगल गैंग थी जिसमें कुल 5 लोग थे, 2 लड़कियां, 3 लड़के, टीना, ईशा, कविन, मेहुल और इस ग्रुप का लीडर आरंभ। कियारा ने जब पीछे मुड़ कर देखा तो कविन उसे ही अपनी हवासी नजरों से देख रहा था। कियारा सर, मैं पढ़ने आई हूँ तो ऑफ कोर्स क्लास में ही जाऊंगी। क्या आपको इतना भी नहीं पता? कवीन, क्या जाने मन आज हमसे मिले बिना ही जा रही हो। वैसे क्या बात है, आज तो ऊपर से लेकर नीचे तक बदली बदली लग रही हो। कुछ बात है क्या? पर कुछ भी, कसम से बहुत सेक्सी लगती हो उमा। कवीन कियारा के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसने जैसे ही क्यू को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कियारा ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। कियारा का लगता है इज्जत से बात कर रहे हैं तो रास नहीं आ रहा। खेबड़े, हमरा दिमागवा खराब मत कर, अभी बहुत ही खुश है।
हम नहीं तो अभी के अभी ही तो के इज्जत उतार देंगे। बड़ा आया सेक्सी कहने वाला, हमको पता है हम है, पर तू सुअर जैसा लगता है, जा अपना हुलिया सुधार। कवीन यू बीच तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। कवीन कियारा की बात सुनकर भड़कते हुए बोला। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कियारा को एक थप्पड़ लगाने वाला ही था कि उससे पहले ही क्यू ने एक जोरदार किक उसके पेट पर मारा, जिसकी वजह से कवीन नीचे गिर गया। फिर क्या था, अब तो हमारे क्यू पर शैतान सवार था, मतलब उसका खतरनाक गुस्सा। वो लगातार कवीन के चेहरे पर मुक्के बरसा रही थी। इससे पहले कि वो और मारती, पीछे से काया ने उसे पकड़ लिया। सामने पूरा ब्लैक ईगल गैंग आ चुका था, लेकिन मजाल है जो कियारा के आंखों में डर का एक कतरा भी हो, वो अभी भी कवीन को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब तैयार रहना प्रिंसिपल ऑफिस आने के लिए। ये जो कांड किया है ना, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। कविन की हालत देखते हुए आरंभ बोला, जिसे सुनकर कियारा ने उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखा तो एक पल के लिए आरंभ को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी हो गई। चारों तरफ का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। काया, क्यों, चल अब यहाँ से, बाद में क्या होगा हम देख लेंगे। काया वहां से कैसे भी करके कियारा को ले जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी बात और आगे बढ़े, लेकिन कियारा को देखकर नहीं लग रहा था उसे इन सब का रद्दी भर भी फर्क पड़ा हो। कियारा, तुम बोल सकते हो? ओह शिट, इसका मतलब इतने दिन से मैं गलतफहमी में थी कि तुम गूंगे बहरे अंधे तीनों हो। कियारा आरंभ पर तंज कसते हुए बोली, जिसे सुनकर आरंभ कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही कियारा उसे अपने खरनाक निगाहों से घूरते हुए बोली, जाओ, जिसे बुलाना है बुला लो। कॉलेज के प्रिंसिपल से क्या चाहो तो कॉलेज के डीन से भी बता दो, नहीं डरती मैं। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगी। और तुम, छी शर्म लाज नहीं है तुम्हारे अंदर? इतने दिनों से तुम देख रहे थे तुम्हारा दोस्त सिर्फ मुझे ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों को मेंटली हैरेस करता है। उसकी वजह से कितनी ही मासूम लड़कियों डर से कॉलेज नहीं आती है। तो कितनों ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया, कुछ ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या तुम उसे मना नहीं कर सकते? तुम लीडर हो ना ग्रुप के, तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे, उसे वार्निंग दे सकते थे। बोलो है जवाब। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा जुबान नहीं खुला। छी है तुम पर, डिस्गस्टिंग। तुम्हारे घर पर भी तो तुम्हारी माँ बहनें होंगी, अगर उनके साथ ये कमीना यही सब करता तो क्या ऐसे ही खड़े होकर देखते? जाओ, जिससे कंप्लेन करना है करो। कियारा ने डरना नहीं सीखा। मैं भी देखती हूँ कौन क्या करता है। मैं भी कियारा ममता धनराज हूँ। इतना कहकर क्यू अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली गई। वहीं जो स्टूडेंट्स खड़े होकर उसे देख रहे थे, आज उन्हें उस पर प्राउड फील हो रहा था। उसी स्टूडेंट्स की भीड़ में द शार्प स्क्वाड भी मौजूद थे, जो कॉलेज के सुपर सीनियर के साथ साथ प्रताप फैमिली से थे, एशिया की सबसे रिच और पावरफुल फैमिली। इस ग्रुप में 6 मेंबर थे, जिनका इंट्रो मैं दे देती हूँ क्योंकि ये भी कहानी के बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ग्रुप का लीडर और हमारे मेन मेल लीड का भाई, नाम वीर प्रताप सिंह, उम्र 24 साल, स्वभाव से थोड़े खड़ूस है लेकिन चुलबुले भी बहुत है। अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि कियारा को उतना पसंद नहीं करते हैं। खैर, इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मेंबर शिवम तनेजा, उम्र 24 साल ही है। इनकी भी ये वीर के बेस्ट फ्रेंड है और काया को अंदर ही अंदर पसंद करते हैं, बस इन्हें उसका कियारा के साथ रहना पसंद नहीं है। तीसरा दोस्त ध्रुव कपूर, उम्र 25 साल। इन्हें बाकियों की तरह कियारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वभाव से शांत और समझदार इंसान है, हर फैसला ये शांति से लेते हैं। बाकी 3 लड़कियां हैं, माही, नीति और सिया। उम्र तीनों की 23 है। ये तीनों ही हमारी क्यू से बड़ी है। खैर, इन्हें भी क्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सिवाय नीति के जो हमेशा कियारा को नीचा दिखाती रहती है, लेकिन अब गलती से भी उसके सामने ये ना चली जाए, फिर पता नहीं इसके साथ क्या होगा। डियर रीडर्स, प्लीज कमेंट और रिव्यू दे दीजिएगा एंड फॉलो भी कर देना। शाम तक एक और चैप्टर आ जाएगा। धन्यवाद। एपिसोड 6 डोंट प्ले विथ मी बिकॉज आई एम वेरी डेंजरस। अब आगे। मुंबई शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वक्त पूरे एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ धक्का मुक्की हो रहा था। वहीं एयरपोर्ट के अंदर, एयरलाइंस के अंदर चारों तरफ एस का लोगो लगा हुआ यूनिफॉर्म पहने वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे। तभी एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड हुआ, जिसके बाद सभी गार्ड्स में अपनी अपनी पोजीशन ले ली। प्लेन का दरवाजा खुला और एक बेहद हैंडसम पर्सनैलिटी का लड़का प्लेन से बाहर निकला। उसने ब्लैक अरमानी ब्रांडेड बिजनेस सूट पहना हुआ था, शाइन करते ब्रांडेड जूते, उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट, जेल से सेट बल, हल्की बियर्ड, चील जैसी आंखें, हाथों में ब्रांडेड वॉच, चेहरे पर घमंड साफ साफ झलक रहा था। सबसे खतरनाक उसकी नीली आंखें थी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसे देखकर ही दुश्मन की सांसें थम जाए। तो ये थे एशिया के बेताज बादशाह द अद्विक प्रताप सिंह और अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसे ब्लैक ड्रैगन के नाम से जानते हैं। हालांकि आज तक कोई इन्हें पहचान नहीं पाया है, क्योंकि अद्विक प्रताप सिंह गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर है। अद्विक पूरे ठाट बाट से प्लेन के बाहर निकला और स्टाइल से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसका असिस्टेंट मैक्स ने अपना सर झुका उसका वेलकम किया। अद्विक, मेरे साम्राज्य में मेरा ही स्वागत हो रहा है। नोट बैड। अब अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो ऑफिस चलो, बहुत काम है मुझे। अद्विक मैक्स को घूरते हुए बोला और जाकर कार के अंदर बैठ गया। हुआ अकड़ू कही के इनके लिए कुछ भी कर लो, इन्हें पसंद नहीं आने वाला। पता नहीं उस लड़की का क्या होगा जो इनके लाइफ में आएगी, पता नहीं थोड़ा मुस्कुरा देंगे तो क्या घट जाएगा इनका। अद्विक की बात सुनकर मैक्स अपने मन में उसे कोसते हुए बोला, अगर तुम्हारा मुझे कोसना हो गया हो तो अंदर आ जाओ, वरना मेरे पालतू जानवर बहुत दिन से भूखे हैं, कहो तो उन पर रहम बरसा दूं। अद्विक की बात सुनकर मैक्स घबराते हुए जल्दी से जाकर कार में बैठ गया, जिसके बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और सिंह इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज की तरफ बढ़ा दी। वैसे तो प्रताप्स की बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी मेन ब्रांच थी, जिसके थ्रू सारी कंपनियों का डेटा कलेक्ट होता था और इस कंपनी को अद्विक हैंडल करता था। दूसरी तरफ एआर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कियारा अपने क्लास में बैठी हुई थी। वही उसके बगल में काया और उसके आगे मेनका बैठी हुई थी। मेनका, यार तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। इससे पहले तो तूने कभी उस कविन को पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन तेरी इस कदम की वजह से अब तेरी इमेज और खराब हो गई। अब ये बात अद्विक तक पहुंचेगी तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा। और वैसे भी मैंने सुना है आज वो इंडिया लौट रहा है। उसके आने के बाद उनकी फैमिली तेरे घर पर आने वाली थी, डिनर पार्टी है, भूल गई। मेनका अफसोस के साथ बोली, जैसे उसे कियारा की कितनी फिक्र हो। खैर, उसकी बात सुनकर तो काया को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर यहाँ पहले वाली कियारा होती तो पक्का मेनका की बातों में आ जाती। लेकिन ये ईवा थी जिसका दिमाग अब गुस्से से उबाल मार रहा। कियारा, हाँ अद्विक प्रताप सिंह माय फुट, वो साला सबके सामने मेरे ऊपर कमेंट कर रहा था। उस वक्त तो तुम नहीं आई अपनी दोस्ती निभाने। अब ये मत कहना कि तुम कॉलेज में नहीं थी, क्योंकि मेरी नजरें चारों तरफ थी। और रही बात उस कविन की, तो अगर उसकी जगह ये हरकत दोबारा किसी ने की तो आई शपथ मैं उसे जीते जी नर्क के दर्शन करवा दूंगी। और मेरे घर पर क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें रखना है तो शौक से रख सकती हो, ना तो मुझे अद्विक प्रताप सिंह से मतलब है और किसी और से, क्योंकि कियारा सिर्फ खुद से प्यार करती है।
मेनका, कियारा तुम सच में बहुत सेल्फिश निकली। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में इतना सोच रही हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वो तो मैंने तुम पर तरस खाकर दोस्ती कर ली थी, वरना मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। कियारा, तो जाओ ना, रोक कौन रहा है। और मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग कमजोर ना हो जाए। वैसे तुम्हारे पास दिमाग है। मेनका की बात सुनकर कियारा इविल स्माइल करते हुए बोली। वहीं उसकी बात सुनकर मेनका ने गुस्से में जैसे ही उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, कियारा ने पालक झपकते ही उसके हाथ पकड़ लिया। कियारा, नाम की दोस्ती काम की यारी दूसरों की तरह आदत नहीं हमारी। डोंट प्ले विथ मी बिकॉज माई साइलेंस इज वेरी डेंजरस देन माई एंगर। देन अब दूर ही रहना, क्योंकि मैं लोगों की बातों से उनकी जात और उनकी औकात का पता लगा लेती हूँ। जा दफा हो। वैसे कुछ भी कहो, जब लड़की का बैडएस कैरेक्टर लिखो तो खतरनाक डायलॉग एक के बाद एक एंट्री मारते हैं। माय टॉक्सिक क्वीन। कियारा ने ज्यादा वक्त काया नहीं किया और वहां से अपना बैग लेकर चली गई। वैसे भी उसका मूड बहुत बुरी तरह से स्पॉइल हो चुका था। वहीं आज काया इतना खुश थी कि उसका नाचने का मन कर रहा था। उसने जब कियारा को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे दौड़ गई। मेनका बेचारे अभी भी सदमे में खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कियारा को अचानक क्या हो गया है जो ऊपर से लेकर नीचे एकदम चेंज हो गई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कियारा हो ही ना कोई और हो। क्या सच में ऐसा है या फिर ही बेवकूफ को मेरे बारे में पता चल गया है? मैं भी देखती हूँ कब तक ये घमंड कायम रहता है। जब अपनी बहन को सबका प्यार पाते हुए देखेगी तो सारे के सारे चेंजेस एक पल में गायब हो जाएंगे। वैसे भी अद्विक आ गया है, अब और मजा आएगा। अब प्रताप्स का आना जाना तो धनराज फैमिली में होता ही रहेगा। तब देखती हूँ क्या करती है ये कियारा धनराज। एपिसोड 7, डेनियल द ब्लू टाइगरहेजा की मौत। अब आगे। कुछ देर बाद फॉरएवर कैफे के अंदर सबसे कोने वाले टेबल पर कियारा और काया बैठी हुई थी। इस वक्त उनके टेबल पर बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, चॉकलेट पेस्ट्री और भी तरह की डिशेज रखी हुई थी। इन्होंने पूरा कैफे लूट लिया। काया, कसम से यार क्या मारा है, उस कवीन के बच्चे को मजा आ गया। सच में वो कुत्ते का पिल्ला इसी लायक है। एक तरफ उसके बाप ने मार्केट में लोगों का जीना हराम कर रखा है, पता नहीं उसे पुलिस कमिश्नर किसने बनाया, और दूसरी तरफ उसका नालायक छिछोरा बेटा जिसने कॉलेज में लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। कियारा, ऑफ कोर्स दोनों महान काम मेरे बाप ने किया है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक माई फादर। काया अपने मुंह में बर्गर ठूंसते हुए बोली, जिसे सुन कियारा जो मोमोज खाने में बिजी थी उसने आराम से अपना मुंह टिश्यू से साफ करते हुए कहा। कियारा की बात सुनकर काया को खांसी आ गई। कि ही बड़ी कमीनी हो गई है तू, सच में तू कियारा ही है ना? काया कियारा को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, जिसे सुनकर कियारा एकदम से हड़बड़ा गई। काया, रिलैक्स यार, क्या हुआ तुझे? आई एम जस्ट किडिंग। वैसे कुछ भी कहो, मुझे तेरा ये वाला रूप ज्यादा पसंद आया। कसम से आग लगा दी आग तूने तो, अब पूरे कॉलेज में अपून फेमस हो जाएगी। स्टूडेंट्स बोलेंगे वो देखो डॉन कियारा की दोस्त जा रही है। काया अपने ख्यालों में खोते हुए बोली। वही उसकी नौटंकी देख कियारा ने अपना माथा पिट लिया। ओ गॉड, ये मेरे से भी बड़ी नौटंकी निकली। वो खेबड़ी अपने ख्यालों से बाहर निकल, मुझे घर भी जाना है, डॉन की दोस्त। उसकी बात सुनकर काया ने अपने दांत दिखा दिए। उसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गई। दूसरी तरफ प्रताप इंटरप्राइजेस ऑफिस के एक अंधेरे कमरे में अद्विक अपने किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक तरफ मैक्स और दूसरी तरफ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड देवा खड़ा था। अद्विक के सामने एक आदमी अपने घुटनों पर बैठा उसके आगे हाथ जोड़ अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे, जगह जगह चोटों के निशान और आंखों अपनी मौत का खौफ।
प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं इस शहर के आसपास भी नहीं आऊंगा। तुम चाहो तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो। वो आदमी अद्विक के पैरों के पास गिरते हुए बोला, जिसे सुनकर अद्विक अपनी हाथ में पकड़ी गन से अपनी आईब्रो खुजाते हुए बोला, अद्विक शुहू आवाज नहीं रहेगा, तू चाहता है ना मैं तेरी जिंदगी बख्श दूं? अद्विक ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुझे उस मासूम बच्ची की इज्जत उसे वापस लौटानी पड़ेगी, जिसकी इज्जत तूने चंद पैसों के लिए किसी और के हवाले कर दिया था। तुझे क्या लगता है तेरे इन छोटी मोटी साजिशों से तू मेरा नुकसान कर सकता है? नहीं नहीं रहेगा, ये तो मेरा तेरी फेंका गया एक रोटी का टुकड़ा था, जिसे कुत्ते की तरह सूंघते हुए तू मेरी जाल में फंसता चला गया। और तूने जो गलती की है वो गलती नहीं, गुनाहे अजीम है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। अद्विक प्रताप सिंह के अदालत में। अद्विक ने बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए उस आदमी के खोपड़ी के बीचों बीच गोली चला दी, जिसके तुरंत बाद हो रहेजा का खेल खत्म हमेशा हमेशा के लिए। मैक्स बॉस, आज आपके दादाजी सभी मीटिंग पोस्टपोन करने को कहा है, क्योंकि आज धनराज पैलेस में डिनर पार्टी है जहां आपको जाना है। मैक्स की बात सुनकर अद्विक ने बस अपना सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसे शांति से जाता देख अभी मैक्स और देवा ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी अद्विक ने किसी का नाम पुकारा। डेनियल, जिसे सुनते ही एक ब्लू टाइगर तुरंत दहाड़ते हुए दरवाजे से अंदर आ गया। उसे देखकर तो मैक्स के पसीने छूट गए। देवा तो आराम से खड़ा था। कुछ ही देर में डेनियल ने रहेजा को चीर फाड़ दिया। वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खून से सन चुका था। खैर, उसके बाद उसका ख्याल रखने वाले गार्ड्स उसे साफ करने के लिए लेकर चले गए। दूसरी तरफ धनराज पैलेस। मैक्स बॉस, आज आपके दादाजी सभी मीटिंग पोस्टपोन करने को कहा है, क्योंकि आज धनराज पैलेस में डिनर पार्टी है जहां आपको जाना है। मैक्स की बात सुनकर अद्विक ने बस अपना सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसे शांति से जाता देख अभी मैक्स और देवा ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी अद्विक ने किसी का नाम पुकारा। डेनियल, जिसे सुनते ही एक ब्लू टाइगर तुरंत दहाड़ते हुए दरवाजे से अंदर आ गया। उसे देखकर तो मैक्स के पसीने छूट गए। देवा तो आराम से खड़ा था। कुछ ही देर में डेनियल ने रहेजा को चीर फाड़ दिया। वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खून से सन चुका था। खैर, उसके बाद उसका ख्याल रखने वाले गार्ड्स उसे साफ करने के लिए लेकर चले गए। दूसरी तरफ धनराज पैलेस। घर जाते वक्त रास्ते में कियारा ने आयुष को उसके स्कूल से पिक कर लिया। 15 मिनट में उसके तेज रफ्तार की वजह से वो लोग घर पहुंच गए। आयुष के स्कूल फ्रेंड्स तो कियारा को देखकर बवरा ही गए थे। आखिर हमारी क्यों है कि इतनी खूबसूरत? आयुष के तो पैर ही जमीन पर नहीं थे। वो घर पहुंचते ही बाइक से कूदकर नीचे उतरा और नाचते हुए घर के अंदर चला गया। हॉल में पूरी फैमिली मौजूद थी, जिनके साथ प्रताप फैमिली भी यही थी। वो लोग बैठे शाम की पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे जब आयुष नाचते हुए घर में एंटर हुआ और बंदरों की तरह कूदते हुए जाकर ममता जी के गले लग गया। आयुष, मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आपको नहीं पता आज मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिली है, वो भी उस इंसान से जिसे मैं अपनी दुनिया समझता हूँ। ये बोलते बोलते आयुष के आंखों में आंसू आ गए थे। आज उसे वो मिल ही गया था जिसके लिए वो तरसता था। देर से ही सही मिल तो गया। ममता जी, क्या हुआ बच्चा, क्या मिल गया? आप पहले यहाँ आराम से बैठ जाइए, फिर बताइएगा। ये सब बोलते हुए ममता जी ने आयुष को सोफे पर बैठा दिया। तभी उनकी नजर आयुष के सिर पर गई, जहाँ उसने ब्लैक रंग का फ्लफी हेडबैंड ब्लूटूथ पहन रखा था। वो हैरान होकर उसे देखने लगी, क्योंकि वो काफी महंगा था और आयुष का फेवरेट भी। इसी की मांग की थी उसने अपने पापा से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वही प्रकाश जी का ध्यान भी आयुष के हेडबैंड पर गया तो वो भी हैरान हो गए। ममता जी, बेटू, ये हेडबैंड आपके पास कैसे है?
आपके पापा ने तो पैसे नहीं दिए आपको, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? प्रकाश जी जरूर किसी गलत काम में पड़ गया है, ये कहाँ से आया इतना पैसा? पता भी है ये हैंडबैंड अकेली 2 लाख की है, कहीं तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसे तो नहीं दिए बताओ। ममता जी की बात सुनकर आयुष कुछ बोलता उससे पहले ही प्रकाश जी गुस्से में अपनी जगह से उठ आयुष पर भड़क गए। आयुष की सारी खुशी जैसे गायब सी हो गई। तभी प्रकाश जी ने वो बैंड पकड़ा और उसे घुमाकर फेंक दिया, जिसे देख आयुष की चीख निकल गई। प्रताप फैमिली भी हैरान हो गई थी, हालांकि वो प्रकाश जी के गुस्से से वाकिफ थे, लेकिन इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। ममता जी भी डर से चिहुक गई थी, उनकी आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। आयुष ने अपनी आंखें मींच ली थी, उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। उसने आंखें खोल उस तरफ देखा जिस तरफ प्रकाश जी ने उसे फेंका था, लेकिन वहां कियारा उस बैंड को पकड़े खड़ी थी। वो कब से दरवाजे पर खड़ी होकर प्रकाश जी की बातें सुन रही थी। एक तो पहले ही उसका दिमाग खराब था, अब तो उससे उसका गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उस बैंड को पकड़े अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से सबको घूर रही थी। तभी आयुष प्रकाश जी को धक्का देकर कियारा के गले लग फुट फुट कर रोने लगा। वो कहाँ अपनी खुशी जाहिर करने आया था और कहाँ उसकी सारी खुशियाँ एक पल में आंसू में तब्दील हो गए। कियारा ने भी उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। अब जाकर पूरे परिवार की नजर कियारा पर पड़ी थी। खैर, अब आगे क्या होगा, किस पर और कितना बरसेगा हमारी कियारा उर्फ ईवा का गुस्सा, सब जानेंगे अगले पार्ट में। और होगी हीरो की एक धांसू एंट्री क्यू की लाइफ में, जब बन जाएगी वो शैतान का जुनून। एपिसोड 8 कियारा का विकराल रूप, ना जाने क्यों तुझ पर टीके नजर। अब आगे। आयुष को कियारा के गले लगे देख प्रताप फैमिली हैरान हो गई। आज क्यू ने सबको सौंक पर सौंक देने की कसम खा रखी थी, वहीं नैना तो डर से अपने दादी जी के पीछे छुपी थी। तभी कियारा का बड़ा भाई आशीष धनराज, जिसकी नजर सबसे पहले क्यू पर गई थी, उसने सबको देखते हुए अपने कदम कियारा की तरफ बढ़ा दिए। आशीष, कियारा इससे पूछो इतना महंगा सामान इसके पास कैसे आया, इसके साथ साथ ये इतना महंगा पेन जो शायद ही किसी के हाथ लगता हो, ये बिना किसी सोर्स या इंटेलिजेंट इंसान के नहीं मिलता है। फिर ये महंगी चीजें इसे किसने दिलवाई? कियारा, मैंने दिया है, दोनों ही चीजें मैंने दिया है। और रही बात उसकी, तो वो बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा तो हो ही गया है कि खुद के लिए छोटे मोटे फैसले ले सके। माना कि माँ बाप का बच्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चा जीना ही भूल जाए। आशीष की बात सुनकर कियारा अपने ठंडे आवाज में बेहद गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर प्रकाश जी गुस्से से उसके पास आए और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया, जिसे देख हॉल में मौजूद सभी शॉक हो गए। कियारा ने बस अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन प्रकाश जी के थप्पड़ में इतना दम नहीं था कि वो कियारा को हिला भी सके। आयुष अभी भी उसके सीने से लगा हुआ था। प्रकाश जी, तुम्हारी इतनी जुबान चलने लगी है, अब मैं पूछता हूँ कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुमने ये सब आयुष को दिलवाया? प्रकाश जी लगभग चिल्ला रहे थे, वहीं बाकी सब उन्हें रोकने के लिए आ रहे थे, कहीं वो दोबारा क्यू को थप्पड़ ना मार दे। क्यू, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने अपनी गुस्से से लाल आंखें खोली और प्रकाश जी की तरफ जान से मार देने वाली नजरों से देखा। उससे जब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने प्यार से आयुष को खुद से अलग कर साइड किया और हॉल में रखे कांच के मिनी टेबल एक जोरदार पंच जड़ दिया, जिसके वो टेबल टूटकर चकनाचूर हो गया और कुछ कांच के टुकड़े कियारा पूरे हाथों में चुभ गए, जिसे देख प्रकाश जी क्या हॉल में मौजूद पूरी फैमिली कांप गई। ममता जी तुरंत दौड़कर कियारा के पास गई, जिन्हें उसने हाथ दिखाकर रोक दिया। कियारा भाई, आयुष को उसके कमरे में ले जाइए, मैं नहीं चाहती मेरा भाई ये सब देख गलत राह पर जाए। आशीष पर कियारा, तेरा हाथ। कियारा, मैंने कहा ना ले जाइए,
आशीष ने जैसे ही हाथ के बारे में कहा क्यों चिल्लाते हुए उसे जाने को बोली, उसका गुस्सा देख सभी को अपने रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हो रही थी। आशीष ने दोबारा कुछ नहीं कहा और आयुष को लेकर वहां से चला गया। प्रकाश जी ने देखा कियारा के हाथ लगातार खून बह रहा था, लेकिन वो जैसे ही बोलने वाले थे उनकी नजर कियारा की गुस्से से भरी आंखों से जा मिली। ना जाने क्यों उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। कियारा, यू नो व्हाट मिस्टर धनराज, आपने अभी जो थप्पड़ मुझे मारा है और जो रूप आप अपना घर पर दिखाते हैं, देखिए अगल बगल अपनी नजर घुमाकर आपकी बीवी आपसे डर रही है, आपकी बेटी कहीं और चिपकी है आपके डर से। और क्या पूछा आपने? वो पेन और ब्लूटूथ मेरे पास कैसे आया? तो लिसन, मैंने अपने कमरे में पड़े सभी फालतू सामानों को अच्छे खासे दाम में बेच दिया। उस कमरे में एक ही कीमती चीज था और वो है मेरी माँ की दी हुई साड़ी, जो बिल्कुल वेल मैनर्ड से मैंने रखे हुए है, बाकियों को बेच दिया। सब फालतू थे। और क्या कहा था आपने? गलत काम कभी पैसों से और ऑफिस से बाहर निकल कर देखेंगे ना मिस्टर प्रकाश धनराज, तो आपको दिखेगा आपके बच्चे क्या क्या करते हैं। लेकिन नहीं, इस घर में दो ही चीजें होती है, पहली थक हार कर अपने फेवरेट पर्सन के साथ पार्टी और बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनना। ये सब करके आपको क्या लगता है आप बहुत महानता का काम करते हैं? नहीं, ये सिर्फ टाइम पास है। कभी ऑफिस और काम से निकलकर अपने उसी बच्चे पर ध्यान देंगे ना मिस्टर धनराज, तो आपको पता चलेगा प्यार अपनापन क्या होता है। रियली कभी खुद के अंदर झक कर देखिए, आपको भी अपने अंदर की खामियां नजर आएंगी। और आज आपने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जरूरी नहीं अगली बार भी ऐसा ही हो, तो संभल कर रहिएगा मुझसे। कियारा ने लगभग अपनी पूरी भड़ास निकाल ली और वहां से बाहर चली गई। उसने जाते किसी पर ध्यान नहीं दिया, इवन अद्विक पर भी नहीं, जो आधे घंटे पहले ही पैलेस आ चुका था। और उसने प्रकाश जी के थप्पड़ मारने से लेकर उसके बाद जो जो हुआ वो सब अपनी आंखों से देखा था। कियारा के बाहर जाने के बाद दादाजी ने ममता जी को उसके पीछे जाने को कहा। ना जाने कितनी चोटें आई थी उसे, फर्श पर तो खून ही खून बिखरा हुआ था। वही प्रकाश जी जैसे बेजान से हो गए थे आज। सच में उनकी बेटी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। खैर, अब उनके लिए वहां खड़े रहना नामुमकिन था। उन्होंने एक दफा उस रास्ते को देखा जहां से कियारा गई थी और फिर वहां से अपने कमरे में चले गए। अद्विक जो हॉल में आया तो था, लेकिन वो वापस गार्डन एरिया की तरफ चला गया था जहां पहले से ममता जी और कियारा मौजूद थे। ममता जी गार्डन की बेंच पर बैठी कियारा के हाथों की मरहम पट्टी कर रही थी। वही अद्विक की नजरें कब से उस पर टिकी हुई थी, जो कियारा को चुभती हुई फील हो रही थी। लेकिन उसने अपनी नजर उठाकर ये देखने की तकल्लुफ बिल्कुल नहीं उठाया कि वो कौन है। रूफटॉप पर मौजूद बालकनी से प्रकाश जी भी अपनी बेटी को देख रहे थे। प्रकाश जी कितनी मासूम थी मेरी बच्ची, उसके लिए उसके पापा हीरो थे उसके। लेकिन एक पल में मेरे एक फैसले ने मुझे उसकी नजरों में जीरो बना दिया। बाकी सब सही है, उसके लिए बस मैं बुरा हूँ क्या? कभी मुझे वो मासूम क्यों मेरी क्यों वापस मिलेगी? इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जिसका तारा था वो आंखें टूट गई, मुंह मोड़ कहीं दूर छूट गई। अब कहाँ करता कोई नाज मुझ पर, जिद्दी बहुत है वो, क्या करूं? कुछ यादें अपने हिस्से की आंसू मांगने बार बार आती है। एपिसोड 9 अद्विक पर चली गोली। अब आगे। रात का वक्त, सभी परिवार वालों के साथ साथ प्रताप फैमिली भी डाइनिंग टेबल पर बैठी डिनर कर रही थी। 15 मिनट बाद सबका डिनर हो गया, जिसके बाद सभी हॉल में बैठे हुए थे, जहां पर अद्विक के साथ साथ वीर भी वहां मौजूद था। तभी हॉल की खामोशी को तोड़ते हुए दादाजी अद्विक के दादा शिवम प्रताप सिंह से बोले, दादाजी शिवू, तुझे याद होगा मैंने तुझसे कुछ कहा था। अब नैना ने तो स्टडी कंप्लीट कर ही लिया है। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन अद्विक बेटा के साथ काम करे, इससे उसे काम में थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा।
शिवम दादा जी हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही अद्विक के असिस्टेंट मैक्स को बता दिया था। उसने अद्विक की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब खाली है, जिसे नैना बेटा संभाल लेगी। अद्विक बेटा थोड़ा सख्त है, तो तू आगे समझ ही सकता है। दादाजी की बात सुनकर आद्विक के दादाजी बोले, जिसे सुनकर दादाजी ने कियारा के बारे में पूछा, लेकिन उससे पहले ही कियारा बोल पड़ी। कियारा दादाजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कई कंपनीज देखी है जिसमें इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया है। कल ही इंटरव्यू है मेरा, जहां मैं सेलेक्ट हुई वहां जॉब कर लूंगी। आई डोंट वांट एनी रिक्वेस्ट लेटर। कियारा की बात सुनकर दादाजी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वो जानना चाहते थे कि आखिर क्यू ने किस कंपनी में अप्लाई किया है, जिसे कियारा अच्छे से समझ चुकी थी। उसने ममता जी की तरफ इशारा कर दिया और वहां से उठकर चली गई बाहर गार्डन में। जिसके बाद ममता जी ने एक फाइल लाकर दादाजी के हाथों में थमा दिया, जिसमें कियारा के इंटरव्यू की डिटेल्स थी। बाहर गार्डन एरिया में अद्विक, जो गार्डन एरिया में पेड़ के पास खड़े हो अपने किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। तभी कियारा की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही अद्विक की तरफ देखा, वो शॉक हो गई। उसने तेजी से अद्विक की तरफ दौड़ लगा दी और उसके पास पहुंचते ही अद्विक को लेकर एक तरफ कूद गई, जिसके तुरंत बाद गोली चलने की आवाज आई, जो सीधा जाकर पेड़ पर लगी। अद्विक, जो अभी भी सदमे में था, जब उसने गोली की आवाज सुनी तो वो तुरंत कियारा को लेकर दूसरी तरफ पलट गया। तब तक बॉडीगार्ड्स ने आकर उन्हें चारों तरफ कवर कर लिया। अद्विक को बचाने के चक्कर में कियारा के जख्मों से दोबारा ब्लीडिंग होने लगा। वही अद्विक तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे चिढ़कर क्यू ने उसके कमर पर जोर पिंच कर दिया। हालांकि अद्विक के मोटी चमड़ी पर दर्द का असर तो नहीं हुआ, लेकिन इस पिंच का जख्म कहीं और ही हो गया था, वहां जहां कियारा के लिए मुश्किल बनने के लिए तैयार था। कियारा अद्विक के छोड़ते ही उसे घूरकर आगे बढ़ गई, लेकिन अद्विक अभी भी उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। ना जाने उसकी देखने के तरीके में ऐसा क्या था जो कियारा को अंदर तक सिहरने पर मजबूर कर दे रहा था। कियारा के भीड़ से निकलते ही बाकी के परिवार वाले, जो गोली की आवाज सुनकर बाहर आ गए थे, उन्होंने जैसे ही क्यू के जख्म देखे वो शॉक हो गए, क्योंकि अब वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। और तभी अचानक कियारा वहीं पर बेहोश हो गई, जिसे किसी और के पकड़ने से पहले ही अद्विक ने अपने बाहों में थाम लिया। अद्विक, देवा, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। एंड मिसेज धनराज, क्या आप मुझे कमरा दिखाएंगी? ममता जी हाँ बेटा, क्यू का कमरा सेकंड फ्लोर पर राइट साइड है। थैंक्स। अद्विक ममता जी को थैंक्स बोलकर कियारा को लिए पैलेस के अंदर चला गया। वही बाकी सब अभी भी सदमे में थे। क्या ये सच में वही अद्विक प्रताप सिंह था, जो अपने अलावा किसी और की रद्दी भर भी परवाह नहीं करता? बेचारा वीर भी अपना मुंह खोले अद्विक को जाता देख रहा था, जिसका मुंह बंद करते हुए आयुष बोला, भाई मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। वैसे भी आपके मुंह से बहुत बास आ रही है। ब्रश वरश करते हैं या नहीं? वीर, आयुष के बच्चे रुक छोटे चूहे, मैं तुझे बताता हूँ अच्छे से क्या क्या करता हूँ मैं। कियारा का कमरा। कमरे के अंदर 4 मेल डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर मौजूद थे, जिसमें से बाकियों को अद्विक ने कमरे से बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ अंदर एक फीमेल डॉक्टर थी, जो डरते हुए कियारा का फर्स्ट एड कर रही थी। अब भला वो डरे क्यों नहीं? सामने सोफे पर बैठा शैतान उसे ही घूरे जा रहा था, जैसे अभी गोली से उड़ा देगा। डॉक्टर, बिग बॉस मैडम को इन्फेक्शन हो गया है और ब्लीडिंग भी काफी हो चुका है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बाकी आप इनका प्रॉपर ख्याल रखिएगा, मैडम जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये मेडिसिन है जो मैडम को प्रॉपर लेना है। अद्विक, ओके नाउ गेट आउट। अद्विक की बात सुनते ही डॉक्टर ऐसे भागी जैसे गधे के सर से सिंह। आधी रात का समय था। एक सुनसान इलाका, जहां इस वक्त हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था।
दूर दूर तक किसी भी इंसान तो क्या किसी जानवर की भी आवाजें नहीं आ रही थी। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे चीरते हुए एक आदमी की दर्दनाक चीख पूरे फिजा में गूंज गई। एक आदमी जो ऊपर से लेकर नीचे तक खून से सना हुआ था, जगह जगह से उसके कपड़े फटे पड़े थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे बहुत बुरी तरह से काटा हो। उसके चेहरे की एक तरफ का मांस पूरी तरह हट चुका था। उसके पैरों पर भी कई जगह काटने के निशान थे और आंखों में अपने मौत का खौफ, जो उस दृश्य को और भी भयानक बना रहा था। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागे जा रहा था। तभी उसके पीछे से एक टाइगर दहाड़ते हुए उसकी तरफ तेजी से लपका और उस आदमी की भयानक चीख एक बार और चारों तरफ गूंज गई। एपिसोड 10 कियारा का इंटरव्यू बटा पर्सनल असिस्टेंट। अब आगे। अगले दिन मंदिर में एक लड़की जिसने सफेद रंग की अनारकली पहना हुआ था, लंबे बालों को एक खूबसूरत ब्रैड बनाए हुए जो उसके कमर तक आ रहे थे, कमर पर दुपट्टा बांध वो नृत्य कर रही थी, जिसे देख वहां मौजूद छोटी छोटी बच्चियां भी सीख रही थी। वो लड़की एक एक स्टेप बहुत सलीके से सीखा रही थी। लास्ट में जान नृत्य खत्म होने को आया, तब उस लड़की के साथ बाकी की लड़कियां भी गोल गोल घूमने लगी, जो उनके नृत्य को और आकर्षक बना रहा था। नृत्य खत्म होते ही सभी लड़कियां दीदी दीदी कहते हुए उस लड़की के गले लग गई। खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी। तभी पीछे से पंडित जी भी मुस्कुराते हुए आ गए। पंडित जी, कियारा बेटा नृत्य हो गया हो तो आरती भी कर दीजिए। आरती का समय हो गया है और लोग भी आ चुके हैं। कियारा जी, पंडित काका। पंडित जी की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद कियारा मंदिर से निकलकर अभी रोड पर आई ही थी, तभी उसके फोन पर काया का कॉल आया। कियारा ने जब काया का कॉल देखा तो पहले कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये नालायक खुद से कॉल शायद ही करती थी। उसने कॉल रिसीव किया ये जानने के लिए आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो मैडम खुद से कॉल कर रही। कियारा जी, मैडम कहिए कैसे कॉल किया। काया, इन कॉल मैडम कहा है आप आजकल, पता भी है हमारे एग्जाम का डेट निकल गया है, वो भी एक हफ्ते बाद। वैसे एक तरफ से अच्छा है, इस बार हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं हीरोइन बनूंगी ही। कियारा, ओके निकलने दीजिए, वैसे भी मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। और मैडम जरा ख्यालों से बाहर आकर एक बार अपने बुक्स एक नज़र जरूर मार लेना बेवकूफ। काया की बात सुनकर कियारा उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, जिसके बाद दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और कियारा इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी। प्रताप इंटरप्राइजेस। कुछ देर बाद कियारा की टैक्सी एक बड़ी सी लगभग 50 मंजिला बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। कियारा टैक्सी का किराया दिया और बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर जाने पर रिसेप्शन पर कियारा ने इंटरव्यू की लोकेशन पता किया, जिसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने उसे 20th फ्लोर पर जाने को कहा। वहां पहुंचने पर कियारा ने देखा तो भीड़ लगी हुई थी। ऑफ कोर्स ये प्रताप की कंपनी थी, जहां जॉब करने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन यहां टैलेंट और काम देखकर जॉब मिलता है, जिस वजह से बहुत से लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। अद्विक इस वक्त अपने कैबिन के ग्लास वाल से पूरी मुंबई को देख रहा था। उसके हाथों में इस वक्त कियारा रिज्यूमे था, जिसका मतलब साफ था कियारा का इंटरव्यू प्रताप कंपनी में ही था। अद्विक कहते हैं लोग एक नज़र काफी नहीं होता किसी को दिल में उतारने के लिए, लेकिन तूने तो पहली नज़र में ही ऐसा तीर मारा है कि अब खुद को रोकना नामुमकिन सा है। उफ, तेरा गुस्सा, तेरा घूरना, ऐसा लगता है जैसे तेरी नजरें मेरे जुनून पागलपन को जगाकर उसके अंदर बसना चाहती है, और वो उसमें कामयाब भी हो गई। याद रखना जाने मन, अब मर्जी हो तुम्हारी या ना हो, बनोगी तो तुम मेरी। मेरे इस खाली से शाम को तेरा इंतजार रहता है, तुझे अपनी बाहों में लेकर इस दुनिया से छुपाकर खुद में बसा लेने का सनक सवार हो चुका है।
तेरी पहली नजर ने पागल बना रखा है। डर लगने लगा है कहीं तुझे खो ना दूं, अब तो तू मेरा जुनून बन दिल में समा चुकी है। अद्विक अभी कियारा के ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अद्विक कम इन। अद्विक से परमिशन मिलते ही मैक्स केबिन में एंटर हुआ। मैक्स बॉस, मिस कियारा ने इंटरव्यू पास कर लिया है, लेकिन हमने अभी तक उन्हें ये नहीं बताया है कि उन्हें काम क्या करना है। बॉस, आगे क्या करना है? अद्विक, मिस कियारा मेरी पर्सनल असिस्टेंट का काम करेंगी, उन्हें आज से ही जॉब पर लगने को कहूँ। मैक्स की बात सुनकर अद्विक अपना फैसला सुनाते हुए बोला। मैक्स, लेकिन बॉस, आपकी असिस्टेंट तो मिस नैना बनने वाली थी ना, दादाजी की बात आप भूल गए। मैक्स हैरान होते हुए बोल रहा था, जिसे सुनकर अद्विक ने उसे घूर कर देखा। तो अब तुम बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? सबसे पहले जो कहा है वो जाकर करो, और रही बात मिस नैना की, तो ये फैसला उनके इंटरव्यू के बाद होगा वो किस काम के लायक है। यहाँ मैंने दूसरों को काम सिखाने का ठेका नहीं ले रखा है। मैक्सो के बॉस, मैं अभी मिस कियारा को इन्फॉर्म करता हूँ। अद्विक का गुस्सा और उसकी डरावनी आवाज सुनकर मैक्स के पुर्जे ढीले हो गए थे। उसने अपनी बार खत्म की और केबिन से 9-2-11 हो गया। बाहर जाते ही उसे देवा मिल गया, जो कोई फाइल साइन करवाने के लिए अद्विक के केबिन में जा रहा था। जब उसके मैक्स को इतनी हड़बड़ी में केबिन से बाहर निकलते देखा तो वो भी उसकी तरफ बढ़ गया। देवा, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी में क्यों निकला है? जैसे थोड़ी देर करेगा तो बॉस तुझे जिंदा दफना देंगे। मैक्स, जब शैतान के ऊपर उसका गुस्सा सवार होता है तब जल्दी भागने में ही भलाई होती है। और मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। देवा की बात का जवाब देकर मैक्स वहां से जल्दी निकल गया। वहीं देवा अभी भी अपना सर खुजाते हुए उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था, और जब समझ नहीं आया तो अपना सर झटक कर केबिन में चला गया। वहीं 20th फ्लोर पर कियारा बैठी मैक्स का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने आ गया। मैक्स, मैम चलिए मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ, आपको काम आज से ही शुरू करना है, ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। कियारा, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मुझे केबिन दिखा दो। मैक्स की बात सुन कियारा ने उसे पोलाइटली जवाब दिया, जिसे सुनकर मैक्स ने उसे अपने पीछे आने को कहा और लिफ्ट के अंदर जाकर 30th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कियारा का केबिन अद्विक के केबिन के ठीक सामने था, जहां से अद्विक आराम से कियारा को निहार सकता था। खैर, कुछ देर बाद मैक्स ने क्यू को उसका काम समझा दिया और जल्दी से पतली गली से निकल लिया, वरना क्या पता उसका सन की बॉस उसे इसके लिए भी पनिश ना कर दे।